चलिए आज एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करते हैं। हम सब ने संजीवनी बूटी वाली वो पौराणिक कथा तो सुनी ही है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसे सिर्फ एक चमत्कार के तौर पर नहीं देखने वाले। आज हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे और इसे एक अल्टीमेट केस स्टडी की तरह समझेंगे, जहां टाइम मैनेजमेंट है, गजब की रणनीति है और एक ऐसा अटूट संकल्प है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस हाई स्टेक्स मिशन में डाइव करते हैं। सबसे पहले जरा उस पल की कल्पना कीजिए जहां से ये पूरा ड्रामा शुरू होता है। युद्ध के मैदान में अचानक से एक डरावना सन्नाटा छा गया है। मेघनाद का सबसे घातक बाण अमोघ शक्ति सीधे लक्ष्मण जी को लगा है और वो मूर्छित हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है, ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। और ऐसे में एंट्री होती है एक्सपर्ट की, वैद्य सुषेण की। वो तुरंत चेक करते हैं और उनका डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर है। जान बचानी है तो संजीवनी लानी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय में मिलती है। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, डेडलाइन। बूटी हर हाल में सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। मतलब यहां से एक ऐसा टिकिंग क्लॉक चालू होता है जो किसी भी इंसान के पसीने छुड़ा दे। लंका से हिमालय और रात के सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। सच कहूं तो ये समय के खिलाफ एक नामुमकिन सी रेस है। सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी। मैं तुरंत जाऊंगा गुरुजी। ये औषधि ही लक्ष्मण की जान बचा सकती है। मैं असफल नहीं होऊंगा। जय हनुमान, जय श्री राम। अब जरा इस मिशन के जियोग्राफिकल स्केल को समझिए। लंका से हिमालय, ये दूरी लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रात के ठीक 12 बजे हनुमान जी तूफानी आसमान में उड़ान भरते हैं। कोई आराम की यात्रा नहीं है ये, बल्कि भयंकर तूफान और न जाने कितने भयानक दैत्यों के बीच से रास्ता बनाना है। रात के 3 बज चुके हैं और वो लगातार मायाजाल और राक्षसों से जूझ रहे हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर सुबह 5 बजे तक, यानी सूरज निकलने से ठीक पहले हिमालय पहुंचना है। ये स्पीड और स्टेमिना का एक ऐसा लेवल है जो सच में दिमाग हिला देता है। हर गुजरता हुआ मिनट लक्ष्मण जी की जिंदगी कम कर रहा है, और यही बात इस उड़ान के हर एक सेकंड को बेहद क्रिटिकल बना देती है। अब जब रावण को पता चलता है कि सीधी ताकत से हनुमान जी को रोकना इम्पॉसिबल है, तो वो क्या करता है? वो दिमाग से खेलता है। वो भेजता है अपने एक एजेंट कालनेमी को। और कालनेमी की स्ट्रैटेजी देखिए। वो एक भयानक राक्षस बनकर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत, दयालु साधु का भेष बनाकर आता है। जरा सोचिए, एक थके हारे यात्री के लिए सबसे बड़ा लालच क्या हो सकता है? थोड़ा सा आराम, है ना? वो बस यही कहता है कि भाई पहले थोड़ा विश्राम कर लो, फिर चले जाना। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एकदम क्लासिक उदाहरण है। वो मिशन को खत्म नहीं करना चाहता, वो बस उसे डिले करना चाहता है ताकि सूर्योदय हो जाए। शांति के इस नकाब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और छली इरादा छुपा हुआ है। मुझे जाना होगा गुरुजी। पहले विश्राम कर लो वानर, शांति से सोचो। पर समय कम है। ज्ञान पानी में छिपा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ आता है। जब भ्रम अपने चरम पर था, हनुमान जी पानी पीने जाते हैं और उनका सामना एक मगरमच्छ से हो जाता है। पर जैसे ही वो उसे छूते हैं, बूम! वो मगरमच्छ एक श्राप से मुक्त होकर सीधे एक दिव्य अप्सरा में बदल जाती है और वो तुरंत अलर्ट कर देती है कि सावधान, ये कोई संत नहीं, कालनेमी राक्षस है। वह साधु नहीं, राक्षस कालनेमी है। अब यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो है हनुमान जी का रिएक्शन टाइम। जैसे ही मायाजाल टूटता है, वो कोई लंबी बहस या सोच विचार नहीं करते। उस बहरूपिये का तुरंत काम तमाम कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अल्टीमेट क्विक डिसीजन मेकिंग। क्राइसिस के समय में भी उनका फोकस अपने मिशन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलता। धर्म के मार्ग में छल स्वीकार नहीं। हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख ले मेरी शक्ति। अब तू गया नहीं, धर्म की जय होगी। खैर, कालनेमी की रुकावट को पार करके फाइनली द्रोण पर्वत पर लैंडिंग होती है। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होती है। पर्वत पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां 1-2 नहीं बल्कि हजारों दिव्य जड़ी बूटियां जगमगा रही हैं। वैद्य सुषेण ने बताया तो था कि संजीवनी कैसी दिखती है, लेकिन इस चमकते हुए खजाने के बीच वो एक खास बूटी कौन सी है? और उधर आसमान में रंग बदलने लगा है, यानी सुबह होने वाली है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अच्छे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दे। कम इन्फॉर्मेशन और टाइम का भयंकर प्रेशर। सीरियसली, ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे डरावना सपना हो सकता है। और डिसीजन लेने का टाइम एकदम खत्म हो रहा था।
ठीक यहीं पर ये पूरी घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। जब प्रॉब्लम का कोई नॉर्मल सोल्यूशन काम ना आए तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ता है जो किसी ने सोचा ही ना हो, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। सही जड़ी बूटी ढूंढने में अपना कीमती समय बर्बाद करने के बजाय एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया जाता है, मैं पूरा पर्वत ही ले चलूंगा। मतलब क्या बात है, ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगर आपको अपना टारगेट नहीं मिल रहा है तो पूरे के पूरे रिसोर्स को ही उठाकर अपने गंतव्य तक ले जाओ। देरी को हराने का इससे अचूक तरीका और क्या ही हो सकता है। अब जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। इस असाधारण फैसले को सच साबित करने के लिए हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपनी उस अकल्पनीय शक्ति से उस पूरे के पूरे द्रोण पर्वत को जमीन से उखाड़ लेते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। एक विशाल पहाड़ जिस पर अनगिनत चमकती हुई जड़ी बूटियां लगी हैं, उसे हवा में उठा लिया जाता है। जब वो उसे लेकर आसमान से उड़ते हैं तो उस पहाड़ की रोशनी से रात का वो घना अंधेरा भी दिन की तरह चमक उठता है। शक्ति, संकल्प और रिसोर्स मैनेजमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने को मिल सकता। अब एक सेकंड के लिए सोचकर देखिए, अगर आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखें और एक पूरा का पूरा चमकता हुआ पहाड़ हवा में तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दे तो आप क्या सोचेंगे? सच कहूं तो ये शायद इतिहास की सबसे पहले यूएफओ जैसी घटना रही होगी। लेकिन इस वापसी की यात्रा में सिर्फ भूगोल ही पार नहीं करना था। इस जल्दबाजी और अंधेरे ने एक बहुत ही अनुपेक्षित गलतफहमी को भी जन्म दिया और ये घटना घटी एक बहुत ही मशहूर शहर के ठीक ऊपर, जिसने पूरे मिशन को लगभग खतरे में डाल दिया था। राम। तो होता कुछ यूं है कि अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत जी इस चमकती हुई रहस्यमयी आकृति को देखते हैं। अब वो ठहरे शहर के रक्षक, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें लगा कि यह कोई राक्षसी खतरा है और वो बिना देरी किए अपना बाण चला देते हैं। बाण लगते ही हनुमान जी पहाड़ के साथ सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस मिशन यहीं फेल हो गया, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, जैसे ही राम का नाम सुनाई देता है, पूरी सिचुएशन तुरंत क्लियर हो जाती है। भरत जी बहुत शर्मिंदा होते हैं और गहरी माफी मांगते हैं। ये एक एक्सीडेंटल डिले था, लेकिन कम्युनिकेशन और सच्चाई ने इसे तुरंत सुलझा दिया। यहाँ तक कि भरत जी ने लंका तक जल्दी पहुंचने के लिए अपनी मदद भी ऑफर की। ये दिखाता है कि सही वक्त पर सही कम्युनिकेशन कैसे गेम पलट सकता। कौन है जो आकाश में उतरा है? मैं हनुमान हूं, श्रीराम का दूत। श्रीराम। श्रीराम के भाई भरत। हनुमान जी। अब लंका की तरफ है। और आखिरकार सूरज की पहली किरण निकलने से बस कुछ ही पल पहले ये असंभव सा मिशन लंका पहुंच जाता है। यहाँ आकर हम थोड़ा सांस ले सकते हैं क्योंकि अब फोकस इमोशंस पर शिफ्ट हो जाता है। पहाड़ बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया है। वैद्य सुषेण तुरंत अपना काम शुरू करते हैं, असली संजीवनी पहचानते हैं और लक्ष्मण जी को देते हैं। और फिर वो जादुई पल आता है जब लक्ष्मण जी पूरी तरह से ठीक होकर अपनी आंखें खोल। लक्ष्मण जी कृपया जागिए। हनुमान धैर्य रखो, संजीवनी का प्रभाव शुरू हो रहा है। हनुमान। लक्ष्मण जी आप बच गए। धन्यवाद मेरे भाई। मिशन सक्सेसफुल। इसके बाद जो होता है वो एकदम प्योर इमोशन है। श्री राम जो इतने समय से गहरे सदमे और दुख में थे, वो खुद को रोक नहीं पाते और हनुमान जी को कसकर गले लगा लेते हैं। ये एक ऐसा आलिंगन था जिसमें बिना कुछ कहे ही दुनिया भर की कृतज्ञता समाई हुई थी। हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं। प्रभु राम, आपकी कृपा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। की कृतज्ञता समाई हुई थी। अगर हम इस पूरी एपिक जर्नी को डिकोड करें तो ये मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर खड़ी हैं। पहला है बुद्धि, यानी वो शार्प इंटेलेक्ट जिसने कालनेमी के उस मीठे और शांतिपूर्ण दिखने वाले मायाजाल को तुरंत पकड़ लिया। दूसरा है शक्ति, वो अदम्य शारीरिक और मानसिक ताकत जिसने एक पूरे के पूरे विशाल पर्वत को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंका। और सबसे आखिर में भक्ति, वो निस्वार्थ और अटूट कमिटमेंट जिसने इस मिशन के हर एक कदम को एनर्जी दी। आप देखिए, जब इन तीनों बुद्धि, शक्ति और भक्ति का एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट होता है ना, तभी इंसान बड़ी से बड़ी और नामुमकिन सी दिखने वाली विपत्ति को भी पार कर सकता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। हमने इस पूरे मिशन में क्या देखा? इम्पॉसिबल डेडलाइन, राक्षसों की रुकावटें, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की कमी और यहाँ तक कि अपनों द्वारा हुई एक बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस लगभग 0 थे, लेकिन यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब आपके काम करने का इरादा एकदम साफ हो, जब आपका फोकस सिर्फ निस्वार्थ सेवा और अपने सही कर्तव्य को निभाने पर हो, तो क्या दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक सकते हैं? शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक सच्चे और सही पर्पस के आगे असंभव शब्द भी अपना वजूद खो देता है। इस विचार को अपने साथ रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए